सुप्रभात। और आज के हमारे योगी जी विमलेश कुमार जी ने कटीमा से योग कराया और उन्होंने कहा कि सुखी रहे संसार सब दुखी रहे न कोई। वास्तव में योग और आहार की ये कड़ी सभी को सुखी रखने के लिए और सभी को विश्व से मुक्त रखने के लिए बनी हुई है। और इसी क्रम में हम शुद्धता की पराकाष्ठा देखते हैं हिमालय में। और आदरणीय पवन सर ने अभी अभी वंदे भारत ट्रेन का भी दर्शन करवाया। लगता है हमारी ट्रेन भी अब योग करने लगी हैं और उनका भी कायाकल्प हो रहा है इस तरह से। क्योंकि ये हमारी जो हमारी विचार हैं वो भी यौगिक रूप से शुद्ध हो रहे हैं और भारत भी नया और एक युवा रूप फिर से धारण कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, अपने विकास की गति के माध्यम से। इसी क्रम में जबकि आज हम योग के साथ ही आहार की चर्चा कर रहे हैं, तो कल हमने देखा कि कल आदरणीय भुवनेश्वर राय जी ने कहा कि कैसे हम रबी की फसलों की तैयारी करें और उनको देख रेख करने का यत्न करें। और साथ में अन्य सदस्यों ने अपनी अपनी अपने अपने सुझाव व्यक्त किए। उसी क्रम में आज हमने हमें जो सब्जेक्ट दिया गया है वो जैविक उत्पादों की मार्केटिंग पर अनुभवी किसानों का और वैज्ञानिकों का जो मार्गदर्शन है वो प्राप्त होने वाला है। और इसी क्रम में जब हम किसानों के पास जाते हैं तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री रमेश चंद मेहरा गुरु जी से कि वो बहुत सारे किसानों से के संपर्क में रहते हैं और किसानों के इस योग को आगे बढ़ा रहे हैं। वो किसानों को खेत में काम करते हुए भी देखते हैं और मार्केट में उनके उत्पादों को बेचने के लिए यत्न करते हुए भी देखते हैं। तो सबसे पहले उनसे निवेदन के साथ प्रश्न है कि सर जब आप उत्पादन के साथ ही खासकर जैविक उत्पादों की बात करें तो किस तरह का विचार आपके मन में आता है कि क्या उत्पादन हम कितना कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग में कितना हम सफलता पा रहे हैं और क्या कठिनता हमारी पास बनी हुई है। आदरणीय श्री मेहरा सर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो। जी, संभवतः है आदरणीय मेहरा सर तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और मैं क्योंकि अभी आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब अभी वो किसी विजिट पे जाने वाले हैं, वो आप विजिट के लिए प्रस्थान करें उससे पहले आपसे ही ये सवाल मैं इन सवाल के साथ पहुंचता हूं कि वर्तमान में जैविक उत्पादन की जो हम दृष्टि देखते हैं और उसके मार्केटिंग में जब आप देखते हैं कि क्या समस्याएं आ रहे हैं, तो चंद शब्दों में आप इस पोर्टली को खोलने की कृपा करें ताकि ये चर्चा आगे बढ़ सके। आदरणीय श्री मनीलाल जी भाई साहब। जी आदरणीय गणेश जी, धन्यवाद। और जो आपने कहा है, क्योंकि हमारी प्राकृतिक जैविक खेती में सबसे बड़ा रोड़ा है हमारे जैविक प्रमाणित खाद्य प्रोडक्ट का उपलब्ध नहीं होना। क्योंकि अधिकतर आज के परिवेश में अधिकतर व्यक्ति रेडीमेड संसाधन अपनाना चाहता है। जिनके पास गाय नहीं है या जो जिनके पास समय नहीं है या मैन पावर नहीं है, और वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करना ही चाहते हैं, क्योंकि हर कोई अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है। तो मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति यह करना चाहते हैं उनको जैविक खाद प्रमाणित नहीं उपलब्ध हो पाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, मैं स्वीकार करता हूं। और पतंजलि सक्षम है, परंतु जो पतंजलि का मार्केटिंग है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, कहीं ना कहीं कमियां हैं, जिसके कारण हम खेत तक, हर किसान तक, हर शहर तक हम अपना प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसका लाभ हमारी जो और अन्य कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, जो नकली खाद बना करके, नकली प्रोडक्ट बना करके हमारे किसानों को थोपती हैं, और मजबूरी में किसान उस नाम पर ले लेता है। क्योंकि हर किसान, हर नागरिक आज प्राकृतिक जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है और वो चाह रहा है कि मैं अपने जीवन को स्वस्थ रखूं, मैं जहर ना खाऊं। उसके नाम पर जो हमने आज परम पूज्य स्वामी जी ने, परम सिद्ध आचार्य जी ने पतंजलि योगपीठ के
विभिन्न हमारे योद्धाओं ने, योग शिक्षक साधकों ने और हमारे परम आदरणीय वैज्ञानिकों ने जो आज माहौल देश को बनाया है, देश को दिशा दी है कि हमें योग के साथ साथ आहार सात्विक होना चाहिए, हमारा आहार जैविक होना चाहिए। अब आहार जैविक तो होना चाहिए, माहौल बन भी गया है, इच्छा भी कर ली, लेकिन आएगा कहाँ से? आएगा वो किसान के खेत से। किसान जब उगाएगा तब। अब कुछ किसान जिनके पास गाय हैं, जिनके पास मैन पावर है, जो कर सकते हैं, वो करना चाह रहे हैं, उनको हम मोटिवेट भी कर रहे हैं। लगातार किसान को हमने आह्वान किया है कि 1 एकड़ में किसान जैविक खेती करे। कई किसान 80-80 और 90-90 एकड़ में जैविक खेती करने लगे हैं। जैसा उदाहरण के लिए हमारे आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी हैं, हमारे शरद वर्मा जी हैं, हमारे नवनीत वर्मा जी हैं, हमारे कई ऐसे किसान हैं जो हमारे अक्षय कुमार जी हैं, हमारे कई ऐसे किसान हैं जिनके नाम लूँ मैं, जिन्होंने विजिट भी किया है। हमारे प्रदीप राज वर्मा जी हैं, कई पूर्ण खेती जैविक कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास मैन पावर नहीं है, वो किसान मार्केट से जैविक खाद ला करके और डालना चाहते हैं, मार्केट से जीवामृत ला कर डालना चाहते हैं, मार्केट से घन जीवामृत ला के डालना चाहते हैं, कीटनाशक 10 पानी मार्केट से लाकर डालना चाहते हैं, उनको वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हमें मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा और पतंजलि के प्रोडक्ट हर तहसील और स्तर तक, हर किसान तक कैसे पहुंचे, इस पर निश्चित विचार करना होगा। क्योंकि आज आदरणीय पवन कुमार जी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कल वो हरिद्वार पहुंच जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर भी, क्योंकि पिछली बार भी, पिछले सीजन में भी चर्चा हुई थी, लेकिन कहीं प्रगति नहीं दिखी है, इसको बिल्कुल देखा जाए और PRI में इस बात को रखा जाए। और हमारे किसान भाई तैयार हैं जिलों में यह एजेंसी लेने के लिए कि हमारे किसानों को खाद उपलब्ध हो जाए। सिवनी मालवा से पिछली बार शैलेश यादव जी ने बार बार यह कहा था कि हम लोगों को खाद उपलब्ध नहीं होता है, तो हम चाहेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए, इस विषय को रखा जाए। जो जिम्मेवार पर्सन देखते हैं इस मार्केटिंग को पतंजलि के, उस पर विशेष गौर किया जाए, क्योंकि कहने में कोई संकोच नहीं है। जब कोरोना काल के पहले पतंजलि का टर्नओवर जब 30,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था, तो लोग देश के लोग अफवाहें उड़ाने लगे थे, देखिए पतंजलि अब जो है फेल हो रहा है, पतंजलि का कोई प्रोडक्ट उपयोग नहीं कर रहा है, मार्केट इतना गिर गया है। और वो मार्केट गिरा था हमारे जयचंदों की वजह से, हमारे जयचंदों की वजह से, जो पतंजलि में काम करते हैं और विदेशी कंपनियों से मिले होते हैं। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा दुकानदार अगर मांगता टूथपेस्ट है तो दे रहे हैं वो मंजन, वो पाउडर, और अगर मांगता आटा है तो दे रहे हैं दाल। इस प्रकार से परेशान करके और मार्केट गिराया था। जब परम आदरणीय राम भरत जी ने पदार्थाकार देखा और अपने चार्ज में लिया, और फिर आज उसका एवरेज और आज उसका टर्नओवर, और ही पतंजलि, कोरोना काल में सारे संस्थान बंद हो गए थे, लेकिन हमारा पतंजलि का जो है टर्नओवर बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, प्रसिद्धि बढ़ी और उपयोगिता बढ़ी। तो मैं चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सत्य कड़वा होता है कि जो भी करना पड़े, परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी तक, हमारे आदरणीय पवन कुमार जी के माध्यम से, और जो भी इस विभाग को देख रहे हैं उनको इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति पतंजलि की प्रोडक्ट मांग रहा है। जिस भी शहर में भी जाते हैं उस शहर में, भैया यार पतंजलि का सामान नहीं मिल रहा है, पतंजलि का सामान नहीं मिल रहा है, हमें खाद नहीं मिल रहा है, हमें खाद्य सामग्री नहीं मिल रही। इन चीजों का जो चर्चा हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। और जो ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोलने की बात चल रही है, उसमें थोड़ा सा और कम किया जाएगा। गाँव के क्षेत्र में जो किसान, उसको स्वतंत्र रखा जाए, ताकि हर गांव हम जो है ग्रामीण आरोग्य केंद्र खुलवा सकें। और हमारे पतंजलि का जो प्रोडक्ट है, जो परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी का परिश्रम है, उसको घर घर तक पहुंचाया जा सके। सबने स्वीकार कर लिया है योग, सबने स्वीकार कर लिया है आहार, सबने स्वीकार कर लिया है जैविक खेती, बस उसको हमें धरातल पर लाने की जरूरत है। मैं ज्यादा न बोलते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा सदन से और आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से कि इस पर विशेष गौर करके इसको आगे सदन में रखा जाए, रूबरू हुआ जाए, किसानों से संवाद कराया जाए, जो भी समस्या है उनका समाधान किया जाए। वंदे मातरम। ओ जी, वंदे मातरम सर। आपने बड़े ही सलीके से बात रखी है कि पहले तो हमें जो अच्छे उत्पाद भोजन करने के लिए हों,
खाने के लिए हो, हमारा भोजन अच्छा हो, उसमें मिलावट न हो। और उन किसान भाइयों की पीड़ा जिनके पास की उर्वरक नहीं है, जैविक उर्वरक की पहुंच नहीं है, वो बना नहीं सकते हैं। हालांकि यो कहा कि ये ही सोच रही है कि बिना किसान की आत्मनिर्भरता के और मार्केटिंग पे डिपेंडेंसी के ये जैविक खेती बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी जिन किसानों के पास ये सहूलियत नहीं है, उनके लिए बाजार में अच्छा सच्चा उत्पादन मिलना उर्वरकों का बड़ा कठिन है ही है, निश्चित ही है। और उनको सरलता से ये उत्पादक मिले तो ही अच्छा है, वरना वो फिर रासायनिक खेती और जैविक खेती में की बात करना तो मतलब एक झूठी बात होगी। अगर मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो फिर तो वो उन्हीं रसायनों के पास वापस आ जाएंगे, उन्हीं को उड़ेलेंगे। तो अगर हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना निश्चित तौर पे आज आपने जो बिंदु रखा है वो है। उसके बाद आदरणीय भुवनेश्वर राय सर के पास हम पहुंचते हैं उन्हीं बिंदुओं को लेकर के कि एक तो हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, दूसरा जो किसान किसी कारण से इन जो खादों को, उर्वरकों को और कीटनाशकों को नहीं बना पा रहे हैं और यांत्रिक विधियों को नहीं अपना पा रहे हैं, वो मार्केट पे डिपेंडेंसी तो उनकी है, लेकिन मार्केट पे डिपेंडेंसी इस तरह से है कि वो उठे के जा रहे हैं, उनके पास अच्छा और सच्चा उत्पाद नहीं मिल पा रहा है। तो जब अच्छा और सच्चा वो ला नहीं पाएंगे तो देंगे क्या? आदरणीय श्री भुवनेश्वर राय जी के पास जी। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। आज हम लोग मार्केटिंग पर बात कर रहे हैं और मार्केटिंग चाहे वो बायो फर्टिलाइजर का हो या हमारे जैविक प्रोडक्टों का हो या और किसी चीज का हो, मार्केटिंग एक बहुत अच्छा विषय है और आप जानते हैं कि इसी पर पूरा एक सिस्टम आधारित है। जहां तक जैविक प्राकृतिक खेती की बात है, निश्चित रूप से ये मानकर चले कि अगर आपके पास गाय नहीं है और आप जैविक खेती प्राकृतिक खेती में कंपोस्टिंग, गोबर की खाद, इन सब चीजों का ध्यान अगर नहीं रख रहे हैं तो केवल बायो फर्टिलाइजर डाल करके और पर्याप्त पैदावार लेना संभव नहीं है। ये हम लोग, मैं खुद इस काम को कर चुका हूं, इसलिए बड़े दावे के साथ ये कहता हूं कि जब हम लोग पहले ही साल इसको करने की कोशिश किए तो उसमें उतना सफलता नहीं मिला जितना चाहिए था, और उसके बाद जब अनुभव किया गया तो फिर ये हुआ कि उसमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद होनी चाहिए, कंपोस्ट खाद होना चाहिए। इसके बारे में जब फिर आगे चर्चा हुआ और इसमें जब आगे हम लोग बढ़े तो उसमें सफलता मिली। तो ये दोनों चीज है। आप जो है केवल हाँ कुछ कर सकते हैं, पैदावार कुछ ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको गौ आधारित खेती पर जाना होगा। जीवामृत, घन जीवामृत, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, ये सारी चीजें और भी जो भी सिस्टम है वो सारी चीजें अपनाते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। जहां तक मार्केटिंग की बात है, कल काफी चर्चा हुआ और उसमें सबसे बड़ा चर्चा निकल कर आया झारखंड का। हमारे कृष्ण कुमार जी ने बड़े दुखी मन से बताया कि 2-3 साल काफी मेहनत करने के बाद और प्रोडक्ट हम लोग खरीद करके क्षेत्र में और लोग भी सारे लोग खरीद करके डाल रहे थे और अचानक पतंजलि का स्टोर मतलब वो खाद बंद हो गया। चूंकि मैं झारखंड में एक देखता भी रहता हूँ, घूमता भी रहता हूँ, तो इसलिए मुझे सारी चीजें पता है कि उसमें क्या क्या हुआ था। चूंकि शुरुआत भी हम ही लोगों ने कराया था। शुरुआत में ये मार्केटिंग का सिस्टम ही ऐसा है कि लोग आते हैं, हर लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, हर लोगों की क्षमता एक अलग होती है। जो भी मार्केटिंग के या किसी भी क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं उनका एक क्षमता होता है और उसी हिसाब से वो काम करते हैं। तो उस क्षमता के हिसाब से काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर
वो महोदय किसी दूसरे कंपनी में चले गए, फिर वहां पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया और फिर वो धीरे धीरे करके बंद हो गया। और जब एक बार कहीं कोई चीज बंद हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि सब लोग अपना पैसा लगाए रहते हैं, तो उसमें किसी का पैसा फंसता है, किसी का कोई प्रॉब्लम होता है, फिर दुखी मन से वो जो है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर जब चालू करना होता है तो फिर उसमें दिक्कतें होती हैं। मुझे लग रहा है कि वही सब दिक्कतें अभी भी चल रहा है। बिहार में भी वही हाल है। बिहार में भी अभी जो मैं देख रहा हूं उसमें भी जो ऊपर के लोग थे धीरे धीरे अपना दूसरे कंपनियों में चले गए और फिर जो नीचे के बच्चे हैं वो उतना उनके पास क्षमता नहीं है कि वो पूरे बिहार को कवर कर सके। तो ये चीजें हैं। निश्चित रूप से जो प्रदेश पहले से ही पतंजलि में अच्छा काम होता था, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हैं और भी जो प्रदेश हैं, वहां पतंजलि ने पहले भी अच्छा काम किया है और आज भी अच्छा काम कर रहा है। तो उसमें है, वहां भी चूंकि अपने मार्केटिंग में भी जो हेड ऑफिस है वहां भी कुछ लोग चेंज होते रहते हैं, उससे भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो ये मार्केटिंग का सिस्टम है, इसमें ज्यादा हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर जानिए कि कोई भी आता है वो प्रयास करता है कि हम अधिक से अधिक क्षेत्रों में अपना प्रोडक्ट पहुंचा सके और फिर अपना मार्केटिंग कर सके। तो प्रयास चल रहा है, जितनी उपलब्धता है उसी के हिसाब से वो अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से हर जगह नेटवर्क बढ़ेगा और उसमें काम होगा। तो ये तो रहा जो कल की मार्केटिंग की बात थी। वो जो हम लोगों की मार्केटिंग की बात है, जो जैविक प्रोडक्ट की मार्केटिंग की बात है, उसमें भी जो अब तक का थोड़ा सा मेरा अनुभव रहा है, निश्चित मानिए कि मैं अभी बीच में गया था 3-4 दिन के लिए घर, तो उसमें मैं देखा कि सब्जी का, क्योंकि मेरे पास प्रभार आया था कि आप सब्जी की व्यवस्था करिए, तो मैं उसमें गोभी मुझे लेना था, थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेना था। तो मैं मार्केट में गया तो देखा तो 55 से 60 रुपया किलो हमारे वहां गोभी मिल रहा था फुटकर में। फिर मैं मेन मंडी में गया तो मेरे वहां भी कुशीनगर का जो कुछ हिस्सा है उसमें ये सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं और मैं विश्वास कर रहा था कि हमारे वहां सब्जी जो है बाहर से नहीं आता होगा और यहीं से पूरा हो जाता होगा। मैं देखता भी था, लेकिन जो मेन मंडी थी वहां मुझे जाने का मौका कभी नहीं मिला। और कुशीनगर की मंडी में जब मैं गया तो मॉर्निंग में, तो मैं देखा कि वही गोभी वहां पे जो लोग बेच रहे हैं बाहर निकाल करके, वो 55 रुपया किलो बेच रहे हैं। मेरे साथ जो 2 बंधु थे वो कहे कि ठीक है इसी में से ले लिया जाए। फिर मेरी नजर गई कि आखिर ये गोभी लाए कहां से हैं, तो मैं देखा तो एक ट्रक था जिसमें से वो सारे लोग खरीद खरीद करके ला रहे थे। फिर मैं वहां गया और वहां वो गोभी, वही सेम गोभी, लेकिन उसमें यही था कि उनका जो कार्टून था, जो उनकी पैकेट थी, वो केवल पैकेट पैकेट बेचते हैं, तो उन्होंने 32 रुपया किलो दे दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जो चीज 55 से 60 रुपया किलो मार्केट में बिक रहा है और वही चीज आप जब गए थोक में ले लिए तो आपको 32 रुपया किलो मिल गया। अब 32 किलो के बजाय मैं फिर सोचा कि इसमें कार्टून का खर्च और ये पता नहीं कहां से आया है। फिर मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं उनसे ज्यादा चर्चा करूं, क्योंकि उसी दिन का कार्यक्रम था, तो मैं फटाफट लेकर के और लोड करा करके लेकर चला आया। लेकिन फिर मैं जब हिसाब लगाया कि ये कहीं से आया है, काफी दूर से आया है, इसीलिए इसमें ट्रक का यूज किया गया है। तो ट्रक की लोडिंग अनलोडिंग, फिर पैकिंग, फिर वहां किसान को देना, तो अब सोच लीजिए कि वो किसान को क्या रेट पड़ा होगा। मुझे लग रहा है कि वो मुश्किल से 15 से 20 रुपए किलो के आसपास ही जो है किसान को मिला होगा, जबकि उपभोक्ता जो है कहीं का वो 60 रुपया किलो 55 रुपया किलो खा रहा है। तो इतना का अंतर होता है किसी भी प्रोडक्ट में पैदा करने में और उपभोक्ता तक पहुंचने में।
तो इसका सबसे जो आसान तरीका है, जो मैंने अनुभव किया है, और थोड़ा बहुत हम लोग चूंकि धान और गेहूं का किसान हैं, तो घर आना जाना होता है, तो अपने हिसाब से जो हमने अनुभव किया और थोड़ा सा जो मैं अपने घर पे लागू किया, उसको भी मैं बता रहा हूं कि डायरेक्ट अगर आप पैदावार कर रहे हैं और आप उपभोक्ता तक पहुंचा दे रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि वो आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा, और उपभोक्ता के लिए तो कोई बातें नहीं है, वो तो सबसे सस्ता मिल जाएगा। हमारे वहां भी चावल एक वैरायटी है सामा मंसूरी, आप लोग जानते भी होंगे, तो वो धान जो है गवर्नमेंट के स्टोर पर नहीं बिकता है, और बिकता भी है तो बहुत उसमें शोर सिफारिश लगाने पड़ते हैं, और वो उसमें ज्यादा कटिंग लेते हैं, यानी मार्जिन ज्यादा लेते हैं, तब जाकर के वो ले पाते हैं। और काफी लोग होते हैं, और वो जब बेचते हैं तो जो लोकल खरीदने वाले लोग होते हैं वो उसको सस्ता लेते हैं। हम सोच लीजिए कि वो एक अच्छी वैरायटी, खाने में सबसे अच्छा, और जी बेचने जी के लिए जी जब। जी जी धन्यवाद। आदरणीय, हम आपके पास पुनः लौटेंगे। और आपने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं, और जैविक खेती करने के लिए हमारे पास अपने संसाधन ही, अपने बीज नहीं है, अपना खाद नहीं है, अपना पानी नहीं है, तो सबसे बड़ी बेईमानी तो है ये कहना कि हम जैविक खेती कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे सत्य के साथ हमें कहना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा झूठ ये है कि अगर मार्केट से हमने उत्पाद ले लिया और वो जहरों से लिपेटा ले लिया, तो ये और भी बड़ा जघन्य अपराध है हमारे लिए। हम स्वयं के साथ और उपभोक्ता के साथ कर रहे हैं। स्वयं के साथ इस लिहाज से कि हम अपनी गरीबी को और लपेटे में ले रहे हैं, उसके लपेटे में जा रहे हैं। और अगर हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो अपने लिए तो अच्छा नहीं है, औरों के लिए भी अच्छा नहीं है निश्चित ही। उस बात पर मुन्नीलाल सर की बात सटीक बैठती है कि अगर बाजार से लेना है तो अच्छा लो। जब लेना ही है तो हम उन उत्पादों को क्यों ले रहे हैं जिसपे कि कोई जो सर्टिफाइड नहीं है, जिसपे यकीन नहीं है, जिसपे विश्वास नहीं है। तो मार्केट में तब जो पतंजलि के उत्पाद हैं या इस तरह की संस्थाओं के उत्पाद हैं वो लेना श्रेयकर है। लेकिन प्रथम दृष्टि में हमें अपनी जो खेती की तैयारी अपने अनुसार करनी पड़ेगी, बीज से लेकर के खाद से लेकर के। एक वाकया मेरे पास भी विगत दिनों आया, मैंने साझा भी किया था, हालांकि उस पर मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन ये बात महत्वपूर्ण कही आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने कि बाजार से लेना है तो अच्छा लो, और कार्य करना है तो सच्चा करो, इसी में भलाई है। और हमारे योगाहार के आदरणीय सदस्य इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन इस संदेश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसमें एक बड़ा चैलेंज हमारे पास अभी भी बना हुआ है। उसका उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि जैसे बिहार है, झारखंड है, वहां से मार्केटिंग की तरफ से, जो मार्केटिंग मतलब हम डिपेंडेंसी की तरफ से देखा जाए तो हमें अच्छे और सच्चे उत्पाद अपने जो जैविक उत्पाद मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। और दूसरा ये कि हमें जो जैविक खेती करने में निश्चित ही उन क्षेत्रों में कठिनाई आ रही होगी, ये निश्चित ही है। तो योगाहार के मंच पर उन किसानों को जो कि जैविक खेती करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना दूसरा हमारा प्राथमिक कार्य रहेगा। और आदरणीय संभवतः आदरणीय मुन्नीलाल सर ने हैंड रेज किया है। जी सर। धन्यवाद। मैं चूंकि द्वारा मैंने हैंड रेज किया है इसलिए कि चूंकि आदरणीय मैं भुवनेश्वर राय जी को मैंने सुना, आपने जो बिना गाय के प्राकृतिक खेती होना संभव नहीं है, मैं पूर्णतः 100% आपकी बात से सहमत हूँ। जैविक प्राकृतिक खेती बिना गाय के गौमूत्र और गोबर से नहीं हो सकती है, वो अति आवश्यक है। परंतु हमें ऑप्शन भी देना होगा, यह भी बात सत्य है। अगर दंत मंजन में अगर हम जो है जो लाल मंजन बनाया जाता है या औषधियों से हम दंत मंजन बनाए, और अगर पेस्ट के एवज में अगर हमने दंत क्रांति पेस्ट नहीं बनाया होता, टूथपेस्ट नहीं बनाया होता परंतु स्वामी जी ने, तो
तो आज जो है, जो जबकि हर घर में टूथपेस्ट चल रहा है, उसका हमें ऑप्शन में जैविक खाद जो डीएपी और यूरिया बोरियों में खाद बनाया जा रहा है, उसका ऑप्शन हमें खाद ही देना पड़ेगा। जो किसान जिनके पास गाय नहीं है या जो रेडीमेड बाजार से खाद खरीदना चाहते हैं, उनको हमें ऑप्शन में खाद देना पड़ेगा। पतंजलि की व्यवस्था जो भी हो, हमें उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हमें अपना प्रस्ताव रखना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, हमारा निवेदन ये है कि आप जो किसान अपना विदेशी अन्य कंपनियां से जो खाद खरीद रहे हैं भारी लंबे मूल्य में, मतलब अधिक मूल्य में, उसको इसलिए मूल्य में महंगा देख करके लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये इतने का है, और वो किसान खरीदता है, किसान ठगा जाता है, और वो जो कंपनियां विदेशी कंपनियां दे रही हैं, उससे हमारा जैविक खेती के प्रति विश्वास भी हट जाता है। हमारा एक नुकसान ये भी होता है, मनोबल गिर जाता है हमारे किसान का, इतनी लागत लगा करके बोले उसमें जैविक में उत्पादन नहीं होता है, तो इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। और तीसरा हमारा जो है कि जो बाजार के रेट के बारे में अभी आदरणीय भुवनेश्वर राज जी ने बताया, बिल्कुल सत्य बात बताई है कि हमारे किसान का 20 रुपया लेकर के और वही माल 50 और 55 रुपया बिक रहा है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। तो इसके लिए हमें, जो हमारे किसान भाई हैं, वो अपने एक शहर में मार्केट जैसा इटारसी में चल रहा है, हमारे राकेश गौर साहब स्वयं लेके जाते हैं। हमारे जो पीजीएस के किसान हैं या जो पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किसान हुए हैं, वो स्वयं बाजार में जाते हैं, सब बैठ जाते हैं, अपना स्टॉल लगा देते हैं और स्वयं बेचते हैं, उसका अच्छा रेट मिलता है, तो उससे हमारा किसान भी समृद्ध हो रहा है। ऑप्शन के साथ हमारा उत्पादन और मार्केट, इस पे हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा। और मैंने पुनः आपको इसलिए ध्यान किया है कि हमें इस पे बिल्कुल हट के नहीं आना है कि गाय जरूरी है, गोबर जरूरी है, गौमूत्र जरूरी है, हर किसान पाले, परंतु हमें जो विदेशी कंपनियां जो जैविक खेती को बदनाम कर रही हैं उत्पादन के नाम पर, हमें अपना ऑप्शन सही खाद और बीज हमें प्रदान भी करना पड़ेगा किसान को। जी, निश्चित तौर पर सर, क्योंकि अगर बाजार में दो विकल्प हैं, एक हम रासायनिक और जहरीले रसायनों को रख रहे हैं और दूसरा जैविक खादों को रख रहे हैं, तो निश्चित ही जो जागरूक होता किसान जैविक की तरफ बढ़ेगा। और एक तो किसान को आदत भी है, जो लोग कार्य कर रहे हैं वो निश्चित ही आत्मनिर्भर होकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें आदत पड़ी हुई है कि बाजार से लेने की। अगर बाजार से लेना ही है तो अच्छा लें, और जब अच्छा लेना है तो अच्छी जगह से लेना। निश्चित ही जो कई कंपनियों का जो माया जाल है उससे बचकर लेना बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर संकेत अभी हम यही मान लेते हैं। और इसी क्रम में डॉक्टर रोशन लाल सर, आपका हैंड रेज है। जी जी। धन्यवाद। सदन को, सभी विद्वज्जनों को सादर नमन। जैसी चर्चा चल रही है, मैं एक छोटा सा मेरा वो था, जो हम लोग सभी कृषि से जुड़े हुए लोग हैं और कृषि को भली भांति समझते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए डॉक्टर साहब, आदरणीय रोशन लाल जी, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपना प्लीज। जी, मैं थोड़ा जोर से बोल देता हूँ, थोड़ा धीरे बोल रहा था जी। तो एक्चुअली में हमारे जो कृषक है, हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान भाई जो है असंगठित है। मतलब एक हिंदुस्तान का जो कृषक है वो असंगठित क्षेत्र है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है हमारी मार्केटिंग की। आज जो भी चीजें हैं वो आपकी आसानी से अगर बिक जाए तो उसका उत्पादन बहुत सुलभ होता है। हम अगर मूल में जाएं, इस पूरे के मूल में जाएं, तो अगर हम कोई भी उत्पाद अगर मार्केट में लेके जाते हैं और निश्चित रूप से जो जैविक होता है या प्राकृतिक उत्पाद होता है, तो उसकी कीमतें, उसकी जो लागत है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, किसान को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उत्पादन जो भी आए उसका, तो वहां पर उसको कीमतें ज्यादा चाहिए होती है, और वो अगर नहीं मिलती है तो किसान हतोत्साहित होता है। तो अच्छा, इसका दूसरा पहलू यह है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हमारी, जितने मतलब चाहे रिलायंस ले ले, टाटा ले ले, या आप कोई भी कंपनी देश की बड़ी नामी गिरामी कंपनियां ले ले, इन सब की पेस्टिसाइड कंपनियों में है, इनकी अपने रीजन है या ये इनके शेयर्स हैं। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आए जिससे कि हमारा, और ये बहुत बड़ा बिजनेस है, मतलब हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसों में से एक है जो पेस्टिसाइड और इनका बिजनेस।
तो फर्टिलाइजर तो हमारे हिंदुस्तान में सारा गवर्नमेंट के पास है फर्टिलाइजर में, क्योंकि पूरा सब्सिडाइज है, उसमें कई कई लाख करोड़ की सब्सिडी प्रतिवर्ष भारत सरकार देती है। तो वो एक अलग, पर हमारा जो मेन विषय है कि पेस्टिसाइड, हम वीडीसाइड की बात करें, हम इंसेक्टिसाइड की बात करें, हम फंजीसाइड की बात करें, तो इनमें बहुत मतलब एक एक जिले में अरबों का मार्केट होता है। एक जिले, कोई भी आप जिला पकड़ ले, होशंगाबाद पकड़ ले, सागर पकड़ ले, बालाघाट पकड़ ले, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 1 अरब से कम का मार्केट होता हो। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारे 650 जिले हैं तो कितना कितना पैसा जाता है। तो ये सब पैसा जो है ये हमारा देश का हर साल ये बाहर निकलता है। तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों का जो मार्केट है ये इसको रोकता है कि हम प्राकृतिक उत्पादों को किस तरह से उनको डिमोरलाइज करें ये लोगों को। तो अगर मेरा एक छोटा सा सुझाव है, अगर कोई मार्केटिंग पे आए, जैसे रिलायंस फ्रेश निकाला, रिलायंस, हम अगर पतंजलि फ्रेश टाइप का इस तरह का कुछ अगर कोई अगर कॉन्सेप्ट आता है कि हमारा जो उत्पाद हो वो हमारे किसानों का एक स्टॉल पतंजलि फ्रेश हो जाए और वहां पर हमारी चीजें सारी बिक जाए उस किसान के रेट के हिसाब से, और उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो जाए, तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि, और जैसा भी वो पीछे हमारे कुछ दिन पहले किसी हमारे उनने बताया था कि हमने ऐसी मार्केटिंग की व्यवस्था की है, 10% हम मॉनिटरिंग के लिए रखते हैं और बाकी उसको किसान को जो रेट है फिक्स करके रखा है कि 40 रुपए किलो टमाटर, चाहे गर्मी में हो चाहे सर्दी में हो, जो भी समय हो हम इस रेट से लेते हैं, आलू इस रेट से लेते हैं, प्याज इस। तो ये कुछ जो सिस्टम बना के अगर कोई एक बड़ी संस्था काम करे, क्योंकि छोटा कोई नहीं कर सकता, और जो अभी जैसे एफपीओ की अवधारणा चली है, तो एफपीओ पर भी बहुत काम हो रहा है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, पर वहां पर भी उनके पास पूंजी जो है वो नहीं है। तो जो अगर पैसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमारी जो सिस्टम है वो डेवलप नहीं होगा, और सिस्टम डेवलप करने के लिए भले ही किसी एक जगह से, बड़े जगह से शुरू करें, पर ये अगर किसी उस तरीके से अगर शुरू होता है फ्रेश का कि पतंजलि ऑर्गेनिक्स, सारे वेजिटेबल और सारे फ्रूट्स सब एक स्टोर पे आपको मिल जाए और पूरा ऑर्गेनिक, और वही लोग दे जो कि, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा कदम होगा और शुरुआत चलने की है। एक बार अगर चीजें पकड़ में आ जाती है तो हर आदमी आज की तारीख में विषमुक्त खाना चाहता है। कोई भी पढ़ा लिखा समझदार आप उसके साथ 2 मिनट बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो चाहेगा कि मैं अच्छा खाऊं जिससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो, मेरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक हो। तो ऐसा मेरा मानना है। जी ओम। जी जी आदरणीय जी। और आपने जो संकेत किया है कि हम संगठित होकर के या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिस पे लोगों का विश्वास है, वहां से हम अगर मार्केटिंग की व्यवस्था बनाएं तो किसानों के लिए भी सरल होगा और उपभोक्ताओं के लिए भी सरल होगा। और ये विश्वास की जो परिपाटी आपने कही है, उसके उत्पादों पे भी विश्वास का कुछ ऐसा कुछ कार्य किया जाए जिससे कि उपभोक्ता विश्वास के साथ उस उत्पादन को लें, और मार्केटिंग में जो रेट की है समस्या है उस पे भी उसका भी निजात मिल पाए, उस पे भी सॉल्यूशन मिल पाए। संभवतः आपका कहना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय किशोर दुबे सर के पास पहुंचता हूं। किशोर दुबे सर जब भी बात करते हैं मार्केटिंग की, उत्पादन की बात करते हैं, तो बहुत समय पहले से वो ये बात भी करते आए हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था भी हो, या कुछ हमारे जो प्रोडक्ट हैं, खासकर वेजिटेबल की बात है, बहुत अथाह जो पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, तो कैसे इनकी पहचान की जाए, ये भी डॉक्टर दुबे सर की चिंता रही है कि मार्केट में है, आ रहा है, जैविक के नाम पे आ रहा है, लेकिन गड़बड़ घोटाले होने की पूरी संभावनाएं हैं। ये बहुत उदाहरण सामने आ गए हैं। इतना उत्पादन हमारे पास है नहीं जितना कि कभी कभी मार्केट में दिखता है, और उस पर हम कैसे विश्वास करें। ये बात भी डॉक्टर दुबे सर ने कही है कई बार इस मंच पर और अन्य मंचों पे भी कही है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि आज की बात को लेकर के कि किसानों का उत्पाद और किसानों की मार्केटिंग पर डिपेंडेंसी, और मार्केट में खाद उर्वरकों का और पेस्टिसाइड का नकलीपन होना, तो जी आदरणीय आपका क्या कहना होगा। धन्यवाद सवाल जी। आज की बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, और जिस चीज को कई बार इस मंच से बोला गया है
कि मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, तो मार्केटिंग पर ही चर्चा हो रही है, ये बहुत अच्छी है। सबसे पहला तो एक बिंदु जो मुन्नीलाल जी ने बोल दिया है, बहुत समय के बाद में क्यों न हो, लेकिन मुन्नीलाल जी को भी वो बात ध्यान में आ गई और सभी सदन को भी ध्यान आ गई कि हर कोई गाय पाल नहीं सकता, तो इसलिए गाय से जो गोमूत्र लेना है, गोबर लेना है, वो लेकर भी, क्योंकि मेरे पास किसान है ऐसा, हमने अपने किसान स्टोरी में चांदोरे करके नांदोरा का एक किसान है जो 5-6 साल से जैविक खेती कर रहा है, लेकिन उसके पास गाय नहीं है, लेकिन वो गाय का गोबर और गोमूत्र परचेस करता है और परचेस करके अपनी जैविक खेती करता है। ऐसे कई उदाहरण है। तो इसलिए हर एक ने गाय पालना ही चाहिए, ये हमको विकल्प छोड़ना पड़ेगा। अगर गोमूत्र और गोबर खरीद के भी अगर हो सकता है तो ये भी एक विकल्प देना पड़ेगा। और दूसरा विकल्प जो है कि रेडीमेड जो खाद है, जो जैसे प्रोम है और बाकी जो है, उसको भी किस तरह से हम उपयोग करें तो जैविक खेती बढ़ेगी, ये निश्चित रूप से अच्छी बात है। अब दिक्कतें कहाँ रही? मार्केटिंग की, यानी पतंजलि के मार्केटिंग की। हमारे कुछ 2-3 ट्रेनर हैं जिन्होंने 2-3 साल के पहले यहाँ पे एजेंसी ली, अपने ट्रेनर थे ऑर्गेनिक के, बीएससी लड़का था एक चंद्रपुर का, उसने एजेंसी लिया। एजेंसी लेने के बाद माल बेचा भी 2 साल, और फिर गत वर्ष मैंने एक फोन किया, एक किसान को चाहिए था, वो बोले सर मैंने बंद कर दिया। अरे मैंने बोला तूने लेने के लिए बोला था, तो मैंने ऊपर का जो आदमी था उसको बोल के आपको एजेंसी भी दिलाया, फिर दिक्कत क्या हो रही? तो सर बोले सप्लाई चेन जो है वो पतंजलि में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं मिहान में 5 साल के पहले काम करता था पतंजलि के माध्यम से ही। वहां पे डॉक्टर राजा करके, डी राजा करके बहुत बड़े मार्केटिंग के ऑफिसर थे। उन्होंने 5-6 महीने के बाद में पतंजलि छोड़ी और हैदराबाद के बहुत बड़े कंपनी में अभी वो मार्केटिंग ऑफिसर है। उन्होंने भी हमको यही बोला था, पतंजलि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था करती है, लेकिन सब दिक्कत जाती है सप्लाई चेन में। क्योंकि तो उस पर हमारी बहस हो गई थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा? तो उन्होंने बोला था कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो 2-4-5 प्रोडक्ट को, 10 प्रोडक्ट को लेके ही काम करती है। पतंजलि एक साथ 1000-2000 प्रोडक्ट को लेके काम करती है, और इसलिए ये दिक्कतें हो रही है। हमने महाराष्ट्र में भी देखा, महाराष्ट्र में कई जगह पे हमारा विदर्भ का और विदर्भ के बाहर भी जो नेटवर्क है, तो कई लोगों ने एजेंसी ली है, 2-3 साल के बाद में छोड़ दी है, और फिर वो दिक्कत वही आ रही है, यानी ये प्रोम और बाकी खादों के बारे में, कि वो बोलते भैया हमको माल नहीं मिल रहा। तो हमने बोला भाई तुम्हारे अकोला में तो एजेंसी थी, तो वो बोले बंद हो गई, तो ऐसा क्यों हो गया? तो उससे जब हमने बात किया तो दिक्कत वही है सप्लाई चेन की। जो सप्लाई होना चाहिए वो सप्लाई रेगुलर होता नहीं है, और रेगुलर अगर सप्लाई नहीं हुआ तो वो दुकानदार को जो 2 पैसे मुनाफा मिलना चाहिए, या उसका जो किसानों का नेटवर्क है वहां पे माल जाना चाहिए, वो जाता नहीं है। तो नेचुरली किसान दूसरे कंपनियों के ले लेते हैं, और वो उसमें गड़बड़ी भी होती है, और ये जो दुकानदार है उसको भी प्रॉफिट नहीं होता, तो वो एजेंसी 2-3 साल के बाद में बंद कर देता है। सबसे अहम बात जो आ रही है कि जैसा कि ये, अगर हम कृषि के बारे में चाहते हैं तो कृषि की एक अलग कंपनी, जिसको बोलेंगे अपन पतंजलि की, वो एक स्वयं अलग कंपनी हो, जैसे कि टाटा की, बजाज की, ऐसे अलग अलग कंपनियां होती है। टाटा केमिकल्स अलग होता है, टाटा व्हीकल्स अलग होता है, इस तरह से कि पतंजलि कृषि, इस तरह से एक स्पेशल कंपनी हो। और स्पेशल कंपनी जो है वो स्पेशल कंपनी, उसकी सप्लाई चेन, उसका प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूटर, उसके डीलर्स, इस तरह से उसी पर ध्यान देवे हुए। नहीं तो फिर क्या होता है, कहीं हम कपड़े में चले जाते हैं, कहीं जीन्स में चले जाते हैं, और कई अलग अलग उत्पादों में चले जाते हैं, और पुरानी जो सप्लाई चेन है वो रुक जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा एक ऑनेस्ट सुझाव है कि जिस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी 2-4-5 उत्पाद या 10 उत्पाद है, उन्हीं को कंसंट्रेट करने के लिए एक स्पेशल कंपनी हो, वो उसी पर ध्यान देवे, उसका मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इसी पे ध्यान देवे, तो एक अच्छा काम हो सकता है। एक दूसरा, अब रिलायंस के हमने देखा है, रिलायंस फ्रेश जैसी कई कंपनियां हैं कि जो सिर्फ मार्केटिंग पे काम करती है, लेकिन उनके स्टोर्स बहुत नहीं के बराबर है, बहुत कम है। रिलायंस फ्रेश के तो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में, लेकिन ये बाकी के जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में नहीं है। वो लोग क्या करते हैं
कि वो लोग अपना माल जो है, जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है, एग्जिस्टिंग स्टोर्स में ही डाल देते हैं। हम पतंजलि क्या करता है कि पतंजलि नए स्टोर्स खोलता है, तो ये एक अलग चीज है, वो उसमें एडवांटेज भी है, लेकिन अलग स्टोर्स खोलते हैं तो उसको सप्लाई चेन मजबूत होनी चाहिए। अगर वो हम नहीं कर सकते हैं तो एग्जिस्टिंग जो स्टोर्स है, एग्रो स्टोर्स होंगे, वो एग्रो स्टोर्स में अपना माल रखना चाहिए, एक चीज। दूसरा, कुछ लोगों के साथ हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि बिजनेस बिजनेस के तरह से चलना चाहिए। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कंसाइनमेंट पे माल डालती है, कंसाइनमेंट पे माल डालने के बाद में जो बिका सो बिका, नहीं बिका सो कंपनी के बाद में जाता है, वापस जाता है, वापस जाने के बाद में फिर से उसको रिवाइव करके या रिप्रोड्यूस करके फिर से बेचा जाता है। पतंजलि शायद ऐसा नहीं करती, वो बोलती कि डीलर को हमने दे दिया, 10 लाख का दिया और डीलर उस पे बेचे नहीं बेचे वापस नहीं लेती। तो किसान दुकानदारों का वो भी कहना है कि कंसाइनमेंट बेसिस पे जैसी बाकी कंपनियां काम करती है, वैसा बिजनेस करके पतंजलि काम नहीं करती, और इसलिए शायद नए डीलर्स जो है वो इसमें आते नहीं हैं, और आए वो छोड़ देते हैं। तो बिजनेस इथिक्स जो होता है, बिजनेस के हिसाब से अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से पतंजलि का जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की, वो डिमांड भी बढ़ेगी। मैं एग्रो प्रोडक्ट्स के बारे में स्पेशली बोल रहा हूँ, तो एग्रो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। यह बिंदु भी हमको देखना पड़ेगा। ये तो हो गए रॉ मटेरियल्स के बारे में। अब रही कि हमारे जो किसानों से बात, जो उत्पाद आते हैं, ये उत्पादों को कैसे बेचा जाए, क्या क्या है, तो इसके लिए निश्चित रूप से जैसा अभी हमारे सहवाल जी ने बोला, इस बार इस बिंदु की बहुत जरूरत है कि जैसा कि केमिकल के फर्टिलाइजर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो उनके लिए क्वालिटी कंट्रोल की 2 4 5 जिले मिलके एक प्रयोगशाला होती है, और वहां पे ये सब प्रोडक्ट्स जाते हैं प्रोड्यूसर्स के, और उनका परीक्षण करने के बाद में उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वो सर्टिफिकेट है तो ही वो बेचा जाता है। ऐसी व्यवस्था ऑर्गेनिक के बारे में अभी तक नहीं है। तो निश्चित रूप से क्वालिटी कंट्रोल की परीक्षा, क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशालाएं खोलने की जो डिमांड है, वो सरकार के तरफ, अपने अपने राज्यों के तरफ हम सबको करनी पड़ेगी कि भाई ऐसी क्वालिटी कंट्रोल की प्रयोगशालाएं खोले और जहां पे परीक्षण करे। देखो अभी बात अपनी 2-3 दिन के पहले चल रही थी, शरद जी नई वेराइटी निकाल रहे हैं, लेकिन नई वेराइटी टेस्टिंग के बाद में ही उनको वो मंजूरी दी जाएगी। तो ऐसी ही बात ये ऑर्गेनिक के जो फर्टिलाइजर होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसके बारे में भी होना चाहिए कि ये जब तक टेस्टिंग नहीं किया जाएगा और उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक वो मार्केट में बेची नहीं जाएंगी। ऐसा यदि एक चेक उस पर लगाया जाए तो ऑर्गेनिक के नाम पे जो गड़बड़ घोटाले होते हैं, मिट्टी बेची जाती है और किसानों को लूटा जाता है, तो इसमें कमी आएगी। ये क्वालिटी कंट्रोल की बात हो गई। और तीसरा जो एंड प्रोडक्ट्स है, तो एंड प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं कई बार इस मंच से बोला हूं कि उसके लिए सिर्फ फार्मर टू फार्मर बोल के या फार्मर टू कंज्यूमर बोल के 1% भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए जो खरीद करने वाले जो कॉर्पस फंड्स होंगे, ये कॉर्पस फंड्स के साथ में प्राइवेट एजेंसीज बोलो, ये प्राइवेट एजेंसीज बोलो, बड़े एफपीओज बोलो, इनको हमको इसमें लाना पड़ेगा। ये क्योंकि कॉर्पस फंड उनके पास में है, आज किसान के पास में सस्टेनेबिलिटी भी नहीं है और स्टोरेज भी नहीं है। तो निश्चित रूप से सस्टेनेबिलिटी और स्टोरेज ये बड़ी कंपनियां ही कर सकती है, या बड़े जो एफपीओज है वो यही कर सकते हैं, और उनके पास किसान अपना माल पहुंचा देंगे और तभी उनको पैसा मिलेगा। और वो बड़ी कंपनियों से ही कलेक्शन सेंटर्स जो है, जिनको टनों में चाहिए माल, वो ले सकेंगे। तो इसलिए बड़े प्राइवेट जो मोदी जी ने सेकंड जो लॉ लाया था कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को हम कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से देवे, तो निश्चित रूप से उसको फिर से लागू करवाने की जरूरत है। वो जब तक नहीं होगा और हम सिर्फ बोलेंगे फार्मर टू कंज्यूमर, फार्मर टू कंज्यूमर, तो ये शायद सपना ही रहेगा। उससे 1% भी कोई ना किसानों का भला होगा, तो 1% का भले हो जाए, लेकिन 99% का नहीं होगा, न कंज्यूमर का होगा, क्योंकि वो एक दूसरे का पता ही नहीं है। बड़ी कंपनियां फिर से वही ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ट्रेडिंग ये कर सकती है। तो इसलिए इस तरह के कुछ सुझाव लिए जा सकते हैं। धन्यवाद। जी, धन्यवाद राजनी, हम बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए और आपने कुछ सुझाव दोहराए भी, जिसकी जो सुझाव लगभग 1-1.5 साल पहले बताए होंगे, उनकी आवश्यकता आज भी पड़ रही है। तो इससे ये जान पड़ता है कि हमारे किसानों के बीच उनकी सहूलियत के लिए और खासकर अगर
खैर पतंजलि एक बड़ा संगठन है और वो अपने कार्य सप्लाई चेन के लिए कर रहे होंगे और करेंगे। किसानों का जो उत्पाद है वो उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचे और प्रामाणिकता के साथ सर्टिफिकेशन के साथ कैसे पहुंचे, ये और भी महत्वपूर्ण आपकी बात हो जाती है। और इससे होगा ये कि उपभोक्ताओं तक उस पहुंचेगा भी और उपभोक्ता के लिए भी सही कीमत चाहिए, क्योंकि सभी की हैसियत ये नहीं होती है कि एक जो 10 रुपये का भोजन 10 रुपये का गेहूं खाने वाला व्यक्ति 100 रुपये की खरीद मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। लेकिन जो सिस्टम आपने बताया हो सकता है इसमें पारदर्शिता भी हो और हम आगे भी बढ़ सकें। इसी क्रम में हाँ, हैंड रेज हैं आदरणीय सुमित वर्मा जी जो कि कृषि के क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं और साथ में युगाहार के मंच से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण परिवेश में क्या चल रहा है उस पर अध्ययन भी कर रहे हैं। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद भैया। जो मार्केटिंग की बात हो रही है तो मैं बहुत लंबे समय से मतलब सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ और अपनी प्रश्नों का समाधान उनमें खोजता रहता हूँ। तो मैं दो व्यक्तियों को आइडियल मानता हूँ इसमें मार्केटिंग में जो कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं और या एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक है फेसबुक में है नितिन काजला करके, वो उत्तर प्रदेश में मेरठ से हैं, और एक है राजीव दीक्षित राजपाल भारत करके अकाउंट है दोनों का। तो ये जो करते हैं अपने शुरू से और दैनंदिनी जीवन में जो कर रहे हैं खेती की बातें, जो बीज लाना, बीज का बीजोपचार करना, प्रोसेसिंग करना, कटाई करना, बुआई करना, वो हर एक गतिविधि को वहां पे डालते हैं। तो आज के समय में तो ऐसा है कि जब वो बीज डालते हैं तभी उनका डिमांड आना चालू हो जाता है, जब वो पोस्ट डालते हैं। और जब इन्होंने शुरू किया था तो एंड साइकिल जब होता था, जब वो प्रोसेसिंग कर रहे होते थे, तभी बिना रेट पूछे ही कि हमारा 50 किलो, हमारा 100 किलो, हमारा 2 क्विंटल, ये हमारा एड्रेस है, कैसे आएगा, ये हो जाता है। तो मेरा भी वही प्रयास रहता है कि मैंने भी अलग से फेसबुक पेज बनाया हुआ है। अभी उसका रीच कम है क्योंकि हम बहुत ज्यादा फार्मिंग का नहीं डाल पा रहे हैं, अभी घर का बन रहा है तभी। मगर मैंने इनको देखा है कि इनका डिमांड ज्यादा है और ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा शुरू में प्रयास ये रहेगा कि हम इनसे संपर्क करें और इनके पास डिमांड हो और वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम वो प्रोडक्ट दें। और बाद में धीरे धीरे हम भी सोशल मीडिया में अपना रीच, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो वहाँ पर वैसे खरीदार नहीं मिल पाएंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, और हमें चाहिए कि बड़े शहरों में पहुंचा पाए। तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम उनसे जुड़े और समझ करके फिर हम अपना स्वयं का मार्केट बना सकते हैं। तो जैसे रघुवंशी भैया भी इंस्टाग्राम और सब में कसूरी कृषि फार्म का बनाया हुआ है, अपने सारे प्रोडक्ट्स का वो डालते हैं। तो यही मेरा मतलब विचार था कि इस प्रकार से हम भी कर सकते हैं। आपने आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि वो अपने माइक ऑफ रखें और जो बोल रहे हैं वो जी धन्यवाद आदरणीय सुमित भाई साहब। आपने कहा कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है मार्केटिंग की दिशा को लेकर के, और कृपया आप ना इनको जो ये लिंकेज हैं इनको ग्रुप में भी साझा करेंगे तो अन्य सदस्य अवश्य। धन्यवाद। साथ में आदरणीय गजानन पवार सर, आपका एफपीओ भी है, आप जो किसानों के साथ आपका समन्वय भी है और आप देश में और दुनिया में क्या घटित हो रहा है कई सुझावों पे वार्ता भी करते हैं और कुछ इनोवेटिव आइडिया भी देते हैं। जी आदरणीय गजानन पवार सर। जी ओम, अभी ये जो निविष्ठा की बात चली थी जमीन सुधार के लिए, जो अभी ये वर्धा वाले डॉक्टर किशोर दुबे जी बात कर रहे थे, और मुन्नीलाल जी में क्या कि कुछ निविष्ठा भी काश्तकारों को खरीदना भी चाहिए। तो अपना जो ये जो भी कोई खाद है मतलब प्रोम टाइप का, तो मैंने एक जो पीछे भी अग्निहोत्र पात्र में कोयला बना के जो मेथड बताई थी उसके मैंने अभी माप भी निकाल लिए
और ये साल में उसका प्रयोग भी किया खेती में, तो मतलब वो एज इट इज नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, क्योंकि मेरी पढ़ा मतलब रिसर्च करना भी चालू था और वो हड़बड़ी में थोड़ा जल्दी में चला गया। तो अभी मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि भाई अगर ये खत में अपना बनाया हुआ बायोचार जो अग्निहोत्र पात्र में जो 12 घंटे की प्रोसेस है वो 4 घंटे में ही हो जाती है। और उसमें जैसा जो भी अपना खेती का वेस्टेज है, मतलब पेड़ों की टहनियाँ, कुछ बड़े बड़े लकड़े, या फिर किसी के पास में ये नहीं होगा तो आरा मशीन से वो 3-4 रुपए किलो में, जो 2-2.5 रुपए किलो में पड़पे वड़पे मिलते हैं, जो छाल निकलती है, उसकी कटाई में जो वेस्ट रहता है आरा मशीन वालों का, वो भी उसमें अपन यूज कर सकते हैं। तो वो अपन जो चीज का बायोचार बनाएंगे वो चीज के जो कंटेंट है उसमें वो आ जाती है। वो बनाने की एक विधि है, वो मैं बता दूंगा बाद में। जी आदरणीय पवार सर से निवेदन है तो कि अभी शार्ट में बताना चाहता हूँ कि अगर 30% ये रहा और उसमें कुछ डीओसी रही और गोबर खाद अगर मिला के रहा, और जैसा वेज डिकम्पोजर के साथ में गुड़ वगैरह मिला के वो खत अगर डाल दिया खेती में, तो खरपतवार भी कम होती है और ये खत बनता है रीजेनेटिव, मतलब जमीन भी सुधरती रहेंगी और फसल भी बढ़ती रहेंगी। ये रीजेनेटिव जो सॉलिडरी डाइट का कंसेप्ट चल रहा है, तो उसमें ये बिल्कुल फिट बैठता है। इसके बारे में विस्तार से अगर किसी को जानना होगा तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। निविष्ठा के बारे में भी वैसा ही है। एक छोटी सी बात बता देता है, 1 लीटर में अगर 10 अंडे डाल दिए फोड़ के और उसका 100-150 ml का स्प्रे किया तो खेत में बंदर भी नहीं आते, सुअर भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, वो सब बंदोबस्त हो जाता। धन्यवाद। जी, जी धन्यवाद। आपका सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सुझाव को एक योगाहार के एक दिन आपको हम बुलाना चाहेंगे और विस्तार से सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये हम किस तरह से तैयारी कर सकें। हाँ, आज का जो विषय है कि किसानों द्वारा की जा रही मार्केटिंग और मार्केट में उपलब्ध वो उत्पाद जिन्हें किसान लेते हैं, इसमें कैसे बैलेंस बनाया जाए और कैसे किसान अपने उत्पादों को बेचे। बड़ा संकट भी है, बड़ा सवाल भी यही है, जिसमें हमारे आदरणीय सदस्यों ने बात रखी है और आदरणीय पवार सर के साथ हम पुनः वार्ता करेंगे। आदरणीय शरद वर्मा सर, जो कि उत्पादक भी हैं और मार्केटिंग भी उनकी बड़ी अच्छी है, आपके पास हम आते हैं और कैसे किसान और अपनी मार्केटिंग कर रहा है और मार्केट में जब किसान जाता सदन है। को कोटि कोटि प्रणाम। जी जी आदरणीय जी सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज काफी दिन बाद दिनेश सर को देखा तो बहुत बहुत खुशी हुई कि वो आज मंच पे चहक रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया, वो आपको बताना चाहता हूँ। 1 एकड़ का एक किसान है, 1 एकड़ जमीन है उसकी, वो जैविक सब्जियां जैविक करता है। तो हमने उसको जो रोड पे चलती हुई एक गाय को उसके पास बंधवाया, ये गाय को तुम पालो और उसका चारा हम देंगे आपको, तुम चारा हमारे से ले जाओ निशुल्क, तुम्हें चारा नहीं खरीदना। और फिर हमने यहाँ जो डॉक्टर अहिरवार जी हैं, जो मुख्य अतिथि बने थे अपने अपने सदन में, उनसे उस गाय की एक अच्छी ब्रीड से क्रॉस करवाया उसको। आपको हम बता दें कि अभी उसने एक बछिया का जन्म दिया है और वो सहवाल किस्म की बछिया हुई है और वो इतनी अच्छी खातिर उसकी हम करवा रहे हैं कि लगभग वो 2.5 से 3 साल में कम से कम उसकी 60,000 रुपए की वो बछिया तैयार हो गई। जो रोड पर जो गाय चल रही थी वो 1 एकड़ जमीन वाले को हमने बंधवा दी और उसको चारा हमने दिया। जिस दिन आपकी बछिया बिकेगी आप उस दिन उस चारे का पैसा देना और वो बछिया आप समझिए 60,000 की बिकने को तैयार है। ईश्वर ने भी साथ दिया, हो सकता कि बैल बच्चा आ जाता, लेकिन वो बछिया ही आई। तो आप देखिए कहीं ऐसा नहीं है, जो पुराने लोगों ने गोवंश खेती के साथ रखे हैं उनके पीछे कुछ लॉजिक होगा बहुत बड़ा। और ये भी एक अपनी खेती को
खेती में गाय गोबर का यूज नहीं मतलब इतना महत्वपूर्ण है जितना उस गाय के रहने से है। वो ऐसा है कि अगर आपके खेत में गाय बंधी है तो आप निरंतर आपके खेत में जाएंगे। अगर गाय नहीं है तो आप सोचेंगे यार आज मैं नहीं जाता मेरे खेत, कोई बात नहीं। लेकिन गाय है या पशु है तो आपको खेत जाना पड़ेगा। और वो किसान को निरंतर लाने के लिए वो गाय बांधी जाती थी खेत में। ऐसी गाय घर में दूध देने वाली बनती थी और जो दूध नहीं देती थी वो गाय खेतों में बंधती थी और उनको निरंतर पानी चारा देने के लिए किसान को खेत में जाना पड़ता था। और इसलिए वो 1 एकड़ 2 एकड़ का जो किसान था वो अच्छा प्रोग्रेस करता था और वो गाय से भी इनकम करता था। तो आपको जो छोटे छोटे किसान हैं उनको गाय से भी सिखाना पड़ेगा, शुद्ध दूध घी खाने की जो पुरानी बताना पड़ेगा कि आज नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो पा रही है, आज आप लोग शुद्ध घी दूध क्यों नहीं खा रहे हो। क्योंकि अनाज से पहले आप सुबह की चाय आपकी दूध से होती है। पहला कप जो सुबह सबसे पहले अगर आपको जाता है तो वो दूध का अंश जाता है और दूध का अंश आज 70% डुप्लीकेट है बाजार के अंदर। उसको आपको रोकना पड़ेगा और दूध को ही शुद्ध आपको लेना पड़ेगा। आप दूध, पानी और दूध यहीं से स्टार्ट करिए, फिर आपका आगे कारवां बढ़ेगा। मेरा इतना है। और दूसरा ये मार्केटिंग में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केटिंग में जैसे अभी बल्लर है, आज अभी दशहरे पे रामचंद्र अपने भैया की टूटी थी, रामकृष्ण भैया की, उन्होंने बताया कि 50 किलो बल्लर घर से बिक। तो कुछ ऐसी यूनिक चीज भी पैदा करनी पड़ेगी कि किसान अपना खुद ब खुद अपने फार्म पे आए, आसपास के लोग आए और जिस प्रकार वो डॉक्टर बनाते हैं वैसे किसानों को भी वो अपना एक सदस्य बनाए, फैमिली मेंबर बनाए और उनसे अपनी सब्जी और अनाज उत्पादित करवाएं। तो वो विश्वास भी बढ़ेगा और सेलिंग भी ज्यादा अच्छी होगी। जी हो। जी आदरणीय, धन्यवाद। बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव के साथ खेती करने वाले किसान जो अपने उत्पादों को बेचने के लिए ठेली चलाता था तो आपने उनको गाय मुहैया कराई और चारा मुहैया कराया और ये आत्मविश्वास उसमें जगाया कि वो ये कार्य कर सकता है और उसका रिजल्ट बड़े अच्छे ढंग से आया और इसको आपने मार्केटिंग से बड़ी ही अच्छे ढंग से जोड़ा है। वास्तव में ये खूबसूरती एक रचनाकार की है जो आपके हाथों में है, आपके मन में है और आप इसको आगे बढ़ाते हैं। यही आपकी मार्केटिंग और प्रोडक्शन की सफलता का राज इसी में झलकता है। आदरणीय, धन्यवाद आज की आपकी सुझाव के लिए। आदरणीय मनीष सोनी जी, आपकी आवाज काफी दिन से हमने सुनी नहीं है और आप इस मार्केटिंग का विषय आज चल रहा है, जैसे आदरणीय सदस्यों ने कहा, कुछ ने कहा कि जरूरी नहीं कि हम गाय पालन करें, लेकिन अधिकतर सदस्यों ने कहा कि गाय का होना जरूरी है और गाय के होने से आदरणीय जैसे शरद वर्मा सर ने कहा कि हम अपनी खेती की, जैविक खेती की बात करें तो अपनी परिस्थिति को सुधार करके पारिस्थितिक खेती की तरफ बढ़ते हैं गाय रख करके। इस तरह की बातें हमारे सदस्यों ने आगे रखी हैं। अगर आदरणीय मनीष सोनी तक बात जा रही हो तो वो अवश्य इसमें अपनी सुझाव रखें और संभवतः वो सुन नहीं पा रहे होंगे। इसी क्रम में आदरणीय तुलाराम पटेल जी, तुलाराम पटेल जी तक संभवतः आवाज हमारी पहुंच नहीं रही है। आदरणीय रमेशन मेहरा गुरुजी तक हमने आवाज पहुंचाने की कोशिश की थी लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी ने कल सुझाव रखा था और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने रखा था कि हम उत्पादन करें और उत्पादन की अभिलाषा और लालसा इस तरह न हो कि बहुत उत्पादन करना है। पता चला कि उसकी एवज में हमने फिर केमिकल की तरफ आ गए। महत्वपूर्ण सुझाव आपका कल था। अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो हम आप तक आना चाहते हैं
और हम हाँ, जी आदरणीय मनीष जी, जी स्वागत है। और रूप सिंह जी आप बात रखिए, उसके बाद जी ओम, सदन को प्रणाम। अच्छी चर्चा हो रही है मार्केटिंग को लेके, मगर हम क्या है कि हम छोटे किसान हैं, हम बड़े मार्केटिंग की कल्पना और बड़े मार्केटिंग की बात तो हमसे दूर रहती है। मगर हमारे खेत से जो उत्पन्न होता है उसे हम एक सेवा के रूप में पहुंचाने का एक रखते हैं, मतलब कि हम किसी को सेवा दे रहे हैं, ऐसी मानसिकता को लेके हम खेती कर रहे हैं। मार्केटिंग तो क्या है, बड़े स्तर के किसान है, बड़े व्यापारी स्तर के उसमें होती है। और जो भी मेरे खेत से उत्पन्न होता है बड़ा गुणवत्ता युक्त उत्पन्न होता है, जो उपभोक्ता खुद अपने मुंह से कहते हैं, जो अन्य चीजें वो बाजार की से तुलना करते हैं। तो हम क्या है, अधिक उत्पादन की तरफ न जाएं, हम अधिक गुणवत्ता की तरफ जाएं, तो स्वाभाविक ही हमारे उत्पाद का मार्केटिंग यूं ही हो जाएगा, ना हमें कोई वो रहेगी इसमें विशेष करने की। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे उपभोक्ता हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनको हफ्ते में एक दिन हमारे खेत पे बुला रहे हैं कि आप आइए, हम क्या खेती में कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, क्या उगा रहे हैं, वो क्या हमारी विधि है, वो आप एक दो घंटा आके देखें, समझें, हफ्ते भर की सब्जी अनाज ले जाएं और घूम फिर के चले जाएं खेत पे हमारे। तो कुछ लोग आ रहे हैं, परिवार सहित बच्चे ला रहे हैं, जो खेत में घूमने को मिल रहा है उनको, पेड़ पौधे है, फूल फुलवार लगे हैं, सब्जियां लगी है खेतों में, ये देख के बड़े आनंदित होते हैं उनके बच्चे। तो इसी प्रकार की हमारी मार्केटिंग है। जी ओम। जी और आदरणीय इसमें आप और इसमें कुछ सुझाव हो तो मुझे बताया जाए कि हम और क्या बेहतर अच्छा कर सकते हैं। जी आदरणीय बहुत ही आपको और अपने और हम में तो 2012-13 से आया मतलब माध्यम से आप निश्चित छोटे किसान हैं, लेकिन आपने करके किसान उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंचाने का जो क्रम बनाए वो बहुत ही सराहनीय भी है, और हम उनका अनुसरण भी कर सकते हैं। और आपने मार्केट की मेरे ख्याल से जैविक खेती ऐसे कुछ आप लोगों ने, जो जबकि लोग सोच नहीं सकते थे तब उस समय ये व्यवस्था बनाई है इटारसी में, ये बहुत ही प्रशंसा की बात भी है निश्चित ही। आदरणीय मनीष सोनी जी तक आवाज पहुंच रही हो तो वो बात रखें जी। जी ओम, सदन को नमस्कार प्रणाम। अभी बात चल रही थी जैविक खेती की, रोज ही चलती है, आज भी सब्जेक्ट था। तो जैविक खेती के लिए मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि भैया ने बताया, वर्मा जी ने, कि गाय होगी तो ही जैविक खेती होगी। इसमें एक और पहलू सामने आ रहा है आदरणीय दिनेश भाई साहब, कि गाय की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है। जैसे कि बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं गाय की ब्रीडिंग के लिए कि अच्छी नस्ल की गाय हो, लेकिन वो कुछ दशमलव में उसको अभी हम देख सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में जो गाय हमारी रोड पर है, ये गाय बहुत मतलब अच्छी, एक तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, वृद्धि नहीं हो पा रही। इन जो सड़कों पर गाय है, इनकी ब्रीडिंग के लिए नहीं सोच रहे हैं अभी हम, है ना। कुछ एक गाय को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग, जो गाय जैसे दुबली पतली है तो उसको तो छोड़ ही दिया मरने के लिए। सड़कों से रोज गाय कत्ल खाने जा रही है, तो ये गायों की संख्या बढ़ नहीं रही है भाई साहब, ये कम हो रही है। अगर किसी किसान के पास भी है तो एक गाय रखी, दो गाय रखी ब्रीडिंग के पर्पज से, उन्होंने कहा हमको अच्छी नस्ल की गाय उत्पन्न होगी। दो गाय हमने रख ली, लेकिन 100 गाय सड़कों पर है, और वही 100 गाय धीरे धीरे करके कत्ल खाने जा रही है, एक्सीडेंट में मर रही है। तो ये निश्चित ही गायों का गोवंश का अनुपात कम करेगा। और ऐसा हो सकता है आने वाले 10 से 20 साल के बाद, अगर अभी युद्ध स्तर पे इस विषय पे काम नहीं हुआ, तो आने वाले 20 साल के बाद हमारे बच्चे इन गैयों को फोटो में देखेंगे डायनासोर की तरह। उसके जीवाश्म को फिर हमारी सरकार सहेज के रखेगी म्यूजियम में कि ऐसी गाय होती थी। अगर अभी युद्ध स्तर पे इस सब्जेक्ट पे सरकार का, हमारा, आपका ध्यान नहीं गया, तो निश्चित ही गाय के जीवाश्म ही देखने को मिलेंगे हमें।
किसान को भी सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए, सभी को। एक गाय से कुछ क्या क्या करेंगे हम? एक गाय को हमने रख लिया, लेकिन जो 100 गाय सड़कों पे है उनके लिए क्या सोचेंगे? अभी जो सड़कों पर गाय है, रात में हम जब निकलते हैं, कभी आपने भी देखा होगा, ट्रकों से गईये जा रही है। हमारे होशंगाबाद में ही एक ऐसा एजेंट मतलब मुझे भी मिला था, जब मेरी भी थोड़ी, जैसे मेरे पास में लगभग 18-20 गोधन था। उस समय जब मेरी परिस्थिति थोड़ी ऊपर नीचे हुई थी, आर्थिक स्थिति से मैं जूझ रहा था, तो उस टाइम जब मैंने गाय दी, उसके कुछ दिनों के बाद मुझे एक एजेंट मिला था, वो आज भी है होशंगाबाद में, है ना। मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा अभी आपको, वो उसका पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ है। उससे बोलता है कि आपने गाय जहां भी दी है वो ठीक है, बोले हम उस गैया को 400 रुपए के किलो के हिसाब से आपको कहीं पे सौदा करवा देते। तो ऐसे ही लोग हमारे बीच में हैं, ये लोग हमारी गैयों का पतन का कारण बन रहे हैं, और किसान का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार कितनी अच्छी योजना लेके आ जाए, कुछ भी कर ले, किसान भी आज बिल्कुल स्वार्थी हो गया है। बगैर गोधन के, बगैर पशु के खेती करना चाहता है, उसको हर एक चीज पैकेट में चाहिए, हर चीज उसको पाउच में चाहिए, क्योंकि ऐसा उसका मतलब मन बन गया है, ऐसा उसका मानसिक स्तर ही हो गया कि हमें कुछ मेहनत नहीं करना, हमको सीधा सीधा मिल जाए। लेकिन जब कुछ लोग कर रहे हैं तो बहुत सराहनीय है। भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस ओर आप सरकार का, शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहें। स्थिति बहुत बहुत ही दयनीय है, मतलब क्या बोले उसके लिए, तो कुछ बोल नहीं सकते भाई साहब। जी ओम। आज का जो विषय है जो हमारी मार्केटिंग है, किसानों के उत्पाद की मार्केटिंग, और साथ में किसान जो बाजार से उत्पाद खरीद रहे हैं अपने खेतों के लिए जैविक उत्पाद उसकी। लेकिन उस कड़ी में जब गाय की बात आती है तो गाय इस मार्केटिंग का सेतु है, ये तो निश्चित ही है, क्योंकि गाय की आसपास ही बहुत सारे प्रश्न घूमते हैं। वो सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी। सकारात्मक इस दृष्टि से हैं, जैसे आदरणीय शरद वर्मा जी ने बात रखी है कि उसको कैसे हम सहारा दे सकते हैं, और नकारात्मक इस दृष्टि से है, जैसे मनीष सोनी जी ने ये चिंता जाहिर की है, जो वास्तविक सत्य है। और एक ही जगह होशंगाबाद नहीं, ये देश की विभिन्न कोनों की बात है, जो कि आने वाले टाइम में विकराल रूप धारण कर रही है। फिर भी जो आदरणीय दुबे सर की जो बात सामने आती है कि हम वो किसान जो कि गाय नहीं रख रहे हैं, लेकिन कम से कम जो हमारे पास बहुत सारी डेयरी हैं, शहर में है, गांव में है, उनके पास गौमूत्र है और गौ उत्पाद है, उनको खरीद करके किसान अपने खेतों को, जिनके पास नहीं है, यहाँ से शुरुआत कर सकता है। ये बड़ी अच्छी युक्ति है। लेकिन उन गायों की भी हमें अवश्य चिंता करें कि जो सड़कों पे भटक रही है। हमारे एक ऐसे ही किसान जिन्होंने चिंता करी और सड़क से गाय समेटी और उनका संरक्षण किया और अपनी खेती को भी आगे बढ़ाया, और दूसरों हजारों हजार किसानों को प्रेरणा का उन्होंने एक स्वरूप बताया। साथ में अगर हम आज की मार्केटिंग पर गायों के संरक्षण को जोड़े तो आदरणीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। आदरणीय रोमी राम जी जो देहरादून के इछाबा गांव से हैं, उन्होंने इस मार्केटिंग के सेतु और हमारी आजीविका के सेतु गाय का संरक्षण किया। जी आदरणीय रोमी राम सर, आप तक आवाज पहुंचती हो तो आप इस क्रम में अपनी बात रखें, क्योंकि मार्केटिंग से गाय तक बात पहुंचती है। जी आदरणीय रोमी राम सर। हेमवाल जी, सादर प्रणाम, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने विचार रखने का सौभाग्य दिया। और अभी जो सोनी भाई साहब बोल रहे थे, मुझे इनकी बातें बिल्कुल एकदम दिल को छू गई। मैं समस्त अपने सदन को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को रखना इसलिए चाहूंगा कि वास्तव में जैसे आपने कहा, एक सेतु है गौवंश, और गौवंश यदि नहीं रहा तो हम स्वरोजगार की दृष्टि से, जैविक दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से बहुत पिछड़ जाएंगे। हमारे भारत की जो भारतीय देसी नस्ल की जो गौवंश हैं, अपरंपार इनके अंदर खूबियां हैं, और इतने अभूतपूर्व खूबियां होने के बावजूद भी जिस तरह से आज इनको रोडों पर चलने, भटकने, सड़ने, गलने और देश का अहित चाहने वालों का
भोजन बना करके छोड़ दिया है, ये जो नजरअंदाजी हम लोगों के अंदर आई है, स्वार्थपूर्वक भी है और मजबूरियां भी इसमें हैं। मैंने लगभग जो मनन अभी तक किया है तो मुझे लगा कि कई जगह काश्तकारों की मजबूरियां भी ऐसी हो जाती हैं कि वे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मैं आप सबका, पूरे समस्त सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि हम लोग अपने को देश का और देश की गति में अपना एक संवाहक के रूप में यदि अपने आप को मानते हैं तो हमें कई चीजें जो हैं जबरदस्ती छीननी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे यानी काश्तकारों के यानी देश के शुभ चिंतकों यानी गौ माता भक्तों के जो हक है उसके ऊपर जो अतिक्रमण राजनीति ने कर दिया है उसको सबसे पहले छीनना होगा। आज के विषय से हट करके बोल रहा हूं, लेकिन मुझे इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है कि यदि हम नहीं जागेंगे तो हमारे हक पर अतिक्रमण बढ़ता रहेगा। मैं आपको छोटा सा ध्यान अपनी गौशाला से दिलवाना चाहता हूं। मैं पिछले 15 साल से इस गौवंश को अपनी जमीन में और अपने संसाधनों से पालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे ही सामने जब लंपी बीमारी का प्रकोप हुआ तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तड़पती हुई गायों को देख करके भी मैं कुछ नहीं कर सका और वो तड़प तड़प करके बीमारी के कारण ही नहीं बल्कि भूखी और प्यासी भी मरी। अब मैं इसमें दोषी किसको ठहराऊं? घर भी मेरा है, बाहर भी मेरा है, आंगन भी मेरा है और बाजार भी मेरा है, उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता जो हमारे अंदर है, वो जो सोनी भाई जी ने बोला, यही कारण है। लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान इसलिए दिलवाना चाह रहा हूं कि चाहे हमारा पशु कल्याण मंत्रालय है, जैसे कि गौवंश अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक एक राज्य में आयोग बना है गौवंश संरक्षण केंद्र के माध्यम से जो सरकार नीतियां चलाती हैं, वहां पर जिनको अध्यक्षता दी जाती है, जिनको दायित्व दिए जाते हैं, वो लोग वही होते हैं जिन पर सरकारों का विशेष रूप से अनुकंपा होती है। यानी कि मुख्यमंत्री जी होंगे या जो पशु कल्याण मंत्री जी होंगे, उनकी कृपा दृष्टि जिनके ऊपर होगी वही उन पर आसीन हो जाते हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो गौ माता के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, वो उन नकाबपोशों के ऐसो आराम में खर्च हो जाती हैं जो कि गौ माता के नाम से आरक्षित होती हैं। यहाँ पर केवल और केवल बिल्कुल यहाँ पर मानक पढ़ाई का नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का मानक एजुकेशन जो है वो अगर राजनीति में होती है तो अच्छी बात है। राजनीति में पढ़ा लिखा सेमवाल जी जैसा नौजवान व्यक्ति यदि पद पर बैठेंगे तो वो कुर्सी शोभायमान हो सकती है। लेकिन एक काश्तकार को हम जानते हैं कि उसे आज तक पढ़ने का मौका कहाँ मिलता है। जो अनपढ़ हैं, जो मंदबुद्धि टाइप के लोग हैं या जो बिल्कुल समर्पित भावना से काम कर रहे हैं, वही गौवंश के साथ जुड़े हुए हैं। अन्यथा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ कर पा रहे हैं, और यदि वो जुड़े भी हैं तो उनके पास जो काम करने वाले लोग हैं वो बेचारे वही काश्तकार हैं। यदि इन काश्तकारों को यदि हम लोग अनुभव के तौर पर गौ सेवा आयोग में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में, हर राज्य में बिठाने का काम यदि सदन करे तो जो मनमानी, जो गौ माता के साथ अन्याय हो रहा है उस पे विराम लगेगा। सोनी भाई साहब ने जो कहा, जो एजेंट लोग हैं, जब मैंने सबसे पहले गौवंश को यहाँ से छुड़ाया तो मेरे पास भी बड़े प्रभावशाली लोगों ने कहा कि भाई साहब तुम ये काम कहाँ कर रहे हो, चलो जो दूसरों जो इसका धंधा करने वाले लोग थे उनको लेकर के आए थे। मासूम अली जी, मैं तो नाम बताता हूँ, भाई साहब ने तो नाम नहीं बताया। मासूम अली जी पूरा प्रधान है, मतलब 30 साल से प्रधान रहे और वो अपनी डेयरी चलाते थे, आज दिवंगत हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे तुमने ये जो धंधा कर दिया, हमारे लोगों, गरीब लोगों को इनको मरवाने का काम करो,
इसका जो 146 रुपए रेट चल रहा है, प्रधान जी मैं तुम्हें 125 रुपए तुम्हें दिलवा देता हूँ किलो के साथ, चलो तुलवा दो इनको। तो जो मुझे प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी वो मैंने दी, और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे गौ सदन की तरफ देख सके। आज कहीं न कहीं सदन से मेरी अपील है, बड़ा दुखद विषय ये है कि गौवंश की जो दुर्गति आज है ये नहीं होनी चाहिए थी, और ये दुर्गति का जो प्रभाव आने वाले समय में जो हमारे देश के विकास पर पड़ने वाला है वो इतना भयावह रहेगा। मैं बार बार कहता हूं मंच के माध्यम से कि रात को जब हम सो जाते हैं तो जो हमारे काश्तकार हमारे से आंख मिचौली करके इन गौवंशों को आवारा छोड़ देते हैं, रोडों पे छोड़ देते हैं, चाहे बगानों में छोड़ देते हैं, नदी नालों में छोड़ देते हैं। हमारे देश में इतने बाहरी लोग आकर के बैठ गए हैं कि वो लोग इनका शिकार रात को छिपने के बाद बड़े आराम से करते हैं। और जो मेरी जानकारी है, एक गौवंश की हत्या करने पर उनको 25,000 रुपए से लेकर के 1-1 लाख रुपए का फायदा होता है। ये निष्क्रियता, ये आंख नजरअंदाजी जो है हमारे लिए बहुत घातक है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि काश्तकारों की मजबूरियां बहुत जगह हैं। जब तक प्रोग्रेसिव डेयरियां नहीं होंगी और तो मार्केट नहीं चल सकती, और जब तक ड्राई डेयरियां नहीं होंगी तो प्रोग्रेसिव डेयरियां नहीं चल सकती। गायें बूढ़ियां भी होंगी, गायें बांझ भी रहेंगी, गायें बछड़े भी देंगी, वो उनको रखने अलग से मैं आराम से अपने 100 से ज्यादा आपका साइट और नेटवर्क भी और काफी समय की अनुमति दे रहा है और हम गौवंश को किस तरह से समाज के साथ इस पर आपकी बात करेंगे। जी आपने बहुत बात की कि आपकी पीड़ा की है कि आपका है, और फिर इस में हमारे लगा कि वास्तव में हम अपने पुल को के साहब आप आवाज कट रही है पर समझ नहीं पाया हूँ आपने क्या बोला है, तो मैं माफी चाहूंगा। और शायद मैंने अपने हट करके बात किया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर ये मेरी पीड़ा है। जी जी निश्चित। दिनेश सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ बिल्कुल पता नहीं पा रहा सर आवाज का क्या बोला। आदरणीय और उससे निवेदन कि आप समय भी संकेत दे रहा है और महत्वपूर्ण चर्चा मार्केट के साथ गाय हुई है, क्योंकि जब मेरी आवाज पहुंच गई सरद तक तो कृपया आज कार्यवाही रोमीराम जी म्यूट कर दीजिए, रोमीराम जी म्यूट कर दीजिए। जी मेरी आवाज पहुंच रही होगी? अभी आ रही। हाँ जी 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 धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि थोड़ा नेटवर्क भी कुछ गड़बड़ रहा शायद। और हमारी मार्केटिंग पर चर्चा हुई, जो आदरणीय मुन्नीलाल सर ने बात आगे बढ़ाई कि किस तरह से हम मार्केट में वो सुव्यवस्था कर सकते हैं ताकि किसान बाजार से जो हमारी जैविक खादें हैं, जैविक उर्वरक हैं, उनको प्राप्त कर सकें। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात ये भी सामने आई है कि किस तरह से किसान अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर सकते हैं। और उसमें बहुत ही रोचक पहलू आदरणीय शरद वर्मा सर ने जोड़ा, जो कि किस तरह से एक किसान को गाय प्रदान करके उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया गया। और अन्य बातें भी सामने आई हैं जिसमें मनीष सोनी जी ने बात रखी है और आदरणीय रोमीराम सर ने बात रखी है। हालांकि बात में ये लगा होगा अवश्य ही कि हम मार्केटिंग की व्यवस्था से थोड़ा इस विषय से हट गए हैं,
लेकिन ये एक प्रासंगिक विषय भी है और ज्वलंत विषय भी। इसे एक ब्रेकिंग की तरह एक हम लें तो ज़्यादा अच्छा है। और वास्तव में गाय और हमारी जैविक खेती का तो और खासकर खेती का हमारा ये ताना बाना निश्चित ही है जो आदरणीय पवन सर कहते हैं, इसको हमें आगे बढ़ाना तो पड़ेगा ही। और दूसरी बात यह है कि मार्केट में कई तरह के घी भी हमें उपलब्ध हो रहे हैं, कई तरह के दूध उपलब्ध हो रहे हैं। और बात वही आती है मार्केटिंग की कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, इसकी उपलब्धता और अनुपलब्धता पर भी। तो इस दृष्टि से जो गाय की बात रखी गई मार्केटिंग की मध्य में, वो अप्रासंगिक भी नहीं कही जा सकती, उसकी प्रासंगिकता भी निश्चित ही महत्वपूर्ण है। मैं आदरणीय रंजना बहन तक पहुंचूं। संभवतः क्योंकि आज तो हमारे पवन सर यात्रा पर हैं, वो उनका आगमन हो रहा है वापस हरिद्वार। मैं आदरणीय रंजना बहन तक पहुंचूं उनसे पहले आदरणीय शरद वर्मा सर से निवेदन करता हूं कि वो आज की इस मार्केटिंग की व्यवस्था और अपने विचार पुनः व्यक्त करें। और रंजना बहन से निवेदन कि वो आज का सभी का धन्यवाद अदा करें। आदरणीय शरद वर्मा सर। सर मैं जो रूप सिंह भैया हैं उनसे ये सर मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कितने का बेच है कि तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन वो घी सर को बताना है कि घी की डिमांड कितनी है और घी कितना बेच रहे हैं। जियो जी जी जी, अवश्य ही आदरणीय दूसरे दिन आदरणीय रूप सिंह राजपूत सर से ये वार्ता हम करेंगे और विस्तृत करना चाहेंगे ताकि ये विषय हमारे समझ में भी अच्छे से आ सके और महत्वपूर्ण विषय है ये। आदरणीय रंजना बहन जी। आदरणीय रंजना बहन जी तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो कृपया। जी 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 दिनेश भैया आवाज आ रही है। आदरणीय दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा जो कि रखी गई थी मार्केटिंग पर, हमारी जो जैविक उत्पाद कैसे हम किसान के रूप में बाजार तक पहुंचाएं और बाजार के उत्पाद जो कि आवश्यक हों किसान के लिए, वो शुद्धता सरलता के साथ पारदर्शिता के साथ और अच्छे संस्थाओं के उत्पाद हमें मिल सकें, इस विषय पर वार्तालाप हुई जिसमें हमारे सदस्यों ने बखूबी रूप से बहुत सरल रूप से और उदाहरण के साथ कुछ रोचक पहलुओं को जोड़ करके बात कही। तो मैं आप से निवेदन करता हूं आप अपनी बात रख करके आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करें। जी जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया। आज की कक्षा सुंदर रही। आज हमारे बीच में आदरणीय विमलेश जी ने उत्तराखंड से बहुत सुंदर क्लास ली, उनका मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ आज हम मार्केटिंग पर जैविक उत्पादन की कैसे मार्केटिंग हो इस विषय पर आज हमने बहुत सुंदर चर्चा की सदन में। सबने अपने अपने सुझाव मार्गदर्शन दिए। आप सभी का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय भगवान दास पुष्पा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल